नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करूँगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बना के शेयर किया था और जब मैंने इस कंपनी के ऊपर फर्स्ट कुछ पॉजिटिव डिसीजन लिया था, उसके बाद क्या हुआ उसके ऊपर मैंने बताया था कि नेक्स्ट एक मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा और इस कंपनी के ऊपर जो फॉलिंग्स का जो सिचुएशन है, वो कंटिन्यू हुआ है और आज देखा जाए तो बैंक सेक्टर में एक बहुत बड़ा तेजी देखने को मिला है। कंटिन्यूअसली बैंक सेक्टर हाई होता चला जा रहा है और एक मतलब देखा जाए तो प्राइवेट बैंक होने के नाते फिर भी इस बैंक में उतना ज़्यादा ग्रोथ अभी तक हुआ नहीं। जो बाकी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस सारे बैंक को देखेंगे जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है, उसी तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ग्रोथ हुआ नहीं। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है जो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। सबसे पहले देखिए रीज़न जो है, मैं आपको रीज़न यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। ध्यान से देखना, सारे कंपनीज़ का अगर सेल्स का ग्रोथ देखें, ध्यान से सेल्स का ग्रोथ देखिए। एचडीएफसी बैंक से लेकर आईडीएफसी सॉरी आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक सारे बैंक्स को एक साथ जोड़ा जाए तो सारे बैंक्स का जो टोटल सेल्स का ग्रोथ है उससे भी ज़्यादा सेल्स का ग्रोथ इस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर है। मगर दिक्कत वाला बात यह है कि कंपनीज के ऊपर सेल्स ग्रोथ तो अच्छा है मगर प्रॉफिट ग्रोथ में यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिला, मतलब वीकनेस देखने को मिला। अभी चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स बढ़िया देखने को मिला है, अच्छा खासा सेल्स हुआ 7,800 से लेकर 9,300 तक, जो पिछली बार 5,900 था। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ, सीधा सीधा 700 से लेकर 350 हो गया, मतलब आधा हो गया। और इस प्रॉफिट का आधा होना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव वीकनेस बना और जिसके चलते है बाकी सारे बैंक्स आज टॉप में है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। उस टाइम में भी आईडीएफसी फास्ट बैंक जो है वो नीचे चल रहा है। पहले ये एक कारण है, दूसरा कारण आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे जो सेल्स का ग्रोथ है वो ठीक है मगर प्रॉफिट ग्रोथ में वीकनेस देखने को मिला। अभी एक चीज को ध्यान से याद रखना कि यहाँ पे जो कंपनीज के ग्रोथ है वो ग्रोथ तो कम हुआ, उसके साथ साथ कंपनी का जो वैल्यूएशन है, एक टाइम इसका पी रेशियो चला गया था 67 और इसका करेंटली पी रेशियो चल रहा है 23 और इसका एवरेज पी रेशियो चल रहा है 20। मतलब खुद की पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से भी ज़्यादा है, डबल है। तो ये कंपनी के लिए एक प्रेशराइज है क्योंकि कोई भी कंपनी का अगर पी रेशियो कम है और सॉरी पी रेशियो ज़्यादा है और वो भी ये मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो से ज़्यादा है तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशर बन ही जाते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपके यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ। देखिए प्रॉब्लम एक्चुअली कंपनी के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि परसेंटेज वाइज नेट एनपीए। अगर मैं नेट एनपीए के देखूँ, पिछले क्वार्टर में नेट एनपीए था 0.48% और इस बार वो बढ़ के हो चुके 0.52%। तो आप कहेंगे सर 0.4% 0.04% ही तो बढ़ा है, इसमें क्या हो जाएगा। तो एक्चुअली इसमें क्या हो जाएगा नहीं, इसमें ही बहुत कुछ हो जाएगा क्योंकि एनपीए जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी के लिए एक प्रेशराइज बनेगा। आप खुद ही सोचिए, अगर आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस में आपने दूसरों को जिसको लोन दिया, जिसको पैसा दिया, वो पैसा आपको वापस नहीं कर पाए तो क्या आपके लिए घाटा नहीं है। तो उसी तरीके से बैंक के लिए यही एक पॉइंट्स है जो कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो एक्चुअली देखा जाए तो परसेंटेज ऑफ जो नेट एनपीए है वो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशराइज में है, जो पिछले सालों की तुलना से कम तो हुआ मगर पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया। और तीसरी बात, अगर मैं कंपनी का आरओई देखूं तो आरओई में ग्रोथ तो हुआ, आरओए रिटर्न ऑफ एसेट में भी ग्रोथ हुआ, एनपीए भी कम हुआ मानता हो, कंपनी के सी ए आर परसेंटेज भी ठीक ठाक है मगर कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है और पैग रेशियो बहुत ज़्यादा है। ये दोनों चीज ज़्यादा होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज यहाँ पे देखने को मिल ही चुका है। मतलब आपको जब भी कोई भी कंपनी के ऊपर कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, पैग रेशियो ज़्यादा दिखे तो सोच लेना उस कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज कंटिन्यू हो रहा है। तो यही कारण के वजह से शेयर में एक बिग फॉल यहाँ पे देखने को मिला। अगर मैं फॉल के बारे में बात करूँ तो बड़ा सा एक फॉल देखने को मिला। टोटल ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं फिगर आउट करूँ, इसका टॉप था करीबन 100 के आसपास और वहाँ से गिरते गिरते आज कंपनी यहाँ पे आ चुके हैं 50 के आसपास। अराउंड 50% करेक्शन हो चुके हैं। एक बार मैं इसको मार्किंग करके भी आपको दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट चलो एक बार मैं मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ।
ऑलमोस्ट 50%, 40 टू 47 टू 50% के आसपास करेक्शन हो चुके हैं। तो यही करेक्शन को मैं अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखता हूँ। तो कहाँ पे मेरा अपॉर्चुनिटी बना उसको दिखाने से पहले एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका इन्वेस्टर जरूर देखना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर कौन था सबसे पहले वो देख लीजिए। इसका प्रोमोटर जो है वो आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी था। वो पूरा के पूरा शेयर को बेच दिया और उसका फायदा किसने उठाया? एफआईएस ने उठाया और डीएस ने उठाया। तो एफआईएस और डीएस ने जितना माल उठाया उससे भी ज्यादा पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। और यही एक दिक्कत वाला बात है, क्योंकि पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग्स रहेंगे तो उस कंपनी के ऊपर वोलाटिलिटी ज्यादा रहेगा। मगर अच्छी बात यह है कि पब्लिक ने जो फर्स्ट टाइम ज्यादा क्वांटिटी ऐड किया था उसने कुछ क्वांटिटी को बेचा। उसका फायदा सीधा सीधा एफएस डीएस के पास चला गया। तो एफएस और डीएस भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता है। कंपनी में तो दम तो है, ऐसे नहीं कि दम नहीं है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अपकमिंग टाइम्स में जो ग्रोथ ऑब्वियसली होने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिकली अगर ग्रोथ हो तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा बैंक को होता है, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन बैंक के माध्यम ही होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की डेटा के बारे में बात करूं तो जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखने को मिला, मुझे जो फर्स्ट टाइम 52 का हाई लो, ये जो स्ट्रैटेजीज है इसको कहा जाता है, ये जो ऊपर वाला ब्लू वाला लाइन है ये 52 का हाई लाइन है और नीचे जो ग्रेड वाला लाइन है वो है 52 का लो। तो ओवरऑल बात करूं, मैं हमेशा इंतजार करता हूं कब 52 लो को टच करेगा। तो फाइनली टच यहाँ पे किया। तो मेरा फर्स्ट जो पोजीशन एंट्री पोजीशन है वो यहाँ पे बने और मैं देखूंगा कि यहाँ से और भी करेक्शन जो हुआ कितना हुआ। तो ओवरऑल 20% के ऊपर करेक्शन हो गया। तो जब भी मुझे 20% का करेक्शन दिखे तो और मैं कुछ यहाँ पे क्वांटिटी को यहाँ पे पॉजिटिवली एडिंग किया। तो दो यहाँ पे एंटी बन चुके हैं, पहला एंटी यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। तो दोनों के एवरेज के हिसाब से अगर कंपनी यहाँ से जो रिबाउंड कर रहा है वो इस टॉप लेवल तक गए और इसका लाइफ टाइम हाई तक गए तो एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे होने का चांसेस है। तो मैं इसलिए इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि पहले भी इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ था जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ध्यान से देखना, जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ था क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम पोजीशन बने और यहाँ पे टारगेट हिट हुआ, ये तो ठीक है। मगर इस लेवल से अगर मैं करेक्शन देखूँ 20% का, क्या 20% करेक्शन हुआ था? हाँ बिल्कुल हुआ था। तो 20% करेक्शन से अगर मैं फिर से दो बार अगर मैं एक बार टारगेट देखूँ तो यहाँ पे टारगेट हुआ था। तो दोनों में कितना मिला? देखिए यही होते हैं फायदा। क्या फायदा? देखिए, फर्स्ट टाइम जो टारगेट मिला, मैं एक बार छोटा कर लेता हूँ इसको, 40% और सेकेंड टाइम टारगेट मिला 82%। दोनों के अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 61% का गेन मिला। वो कितने दिनों में मिला? फर्स्ट टाइम जो एंट्री मिला था वो मिला था, टोटल टाइम ड्यूरेशन मिला था 203 दिन और सेकेंड टाइम मिला 88 डेज। दोनों का अगर मैं डिवाइड 2 करूँ तो 145 डेज डिवाइड बाई, मैं अगर 30 डेज से अगर डिवाइड करूँ तो करीबन 4 से 5 मंथ। तो 5 मंथ्स में अगर 60% का रिटर्न मिला, उससे बढ़िया बात या और क्या हो सकता है? देखिए कोविड के टाइम में भी क्या हुआ, कोविड के टाइम में तो और भी बड़ी बात हुआ। तो कोविड के टाइम में जब यहाँ पे एंटी सिचुएशन बने, तो अगर उसको मैं देखूँ तो यहाँ पे कुछ खास रिटर्न नहीं बना। चलो कोई बात नहीं, 300 दिनों में एक साल में 32%, ये भी कोई कम तो है नहीं। और वहां से अगर मैं नीचे तक और भी ड्रैग करूँ, मैं एक बार फिर से ले लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे और भी 20% का ड्रैग करूँ तो वहां से भी एक सिचुएशन बने। तो उस सिचुएशन को देखूँ तो सेकेंड सिचुएशन जो बने 69% का गेन मिला। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एक एक करके इसी तरीके से बैक टेस्टिंग करके जाएंगे तो बहुत सारे सिचुएशन आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे भी बने थे, इसका तो फटाफट टारगेट अचीव हो गया, जस्ट 27 डेज में 30% का गेन। तो इस तरीके से बहुत बार सिचुएशन क्रिएट हुआ, यहाँ पे भी हुए। और यहाँ से लेकर जो 20% का करेक्शन है वो करेक्शन लेवल तक देखूँ तो वो कहाँ तक हुआ था? कुछ इस तरीके से लेवल तक हुआ था। तो इस लेवल से मैं एक बार इसका टारगेट पॉइंट देखूँ तो वो कितना बना था? करीबन करीबन 33%, 285 दिनों में, 86 दिनों में। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी भी कंपनी को काम करने से पहले इस सारी चीज़ों को एक बार बैक टेस्टिंग करना, तभी आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, प्लीज़ कोई भी वीडियो को रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए। आप एक बार सारी चीज़ों को स्टडी करिए, बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद काम करिए। मेरा मकसद यही है कि मैं आपको मेरा इतने सालों के एक्सपीरियंस आपको शेयर कर पाऊँ, सिखा पाऊँ। आप प्लीज़ सीख कर एक बार आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।